हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत में विदेश नीति की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की विदेश नीति क्या होती है, भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, इसकी चर्चा करेंगे। वो भी कब? क्लास 12th के सेकेंड बुक के पॉलिटिकल साइंस का किताब चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, जिसमें हम लोग आज विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग आज ये बात की चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति का सिद्धांत क्या रहा है, क्या प्रिंसिपल रहा है हमारे विदेश नीति का, और ये हमारे देश के प्रिंसिपल को तैयार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश की तैयार किया था? निश्चित तौर पे विदेश नीति तैयार किया था, क्योंकि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त भी हमारे देश के अंतरिम सरकार चल रही थी। हमारे देश में क्या चल रही थी? अंतरिम सरकार चल रही थी, और उस अंतरिम सरकार के मुखिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय वो विदेश मंत्री के पद पर भी थे। और जब 1947 के बाद 1951 और 52 में हमारे देश में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद जब हमारा देश जीत गया, और जीतने के बाद मतलब हम चुनाव जीत गए, कांग्रेस पार्टी जीती, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उस समय जब देश के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और साथ ही साथ देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने और प्रथम विदेश मंत्री भी बने, यानी यही हमारे विदेश मंत्री भी थे। और उस समय हमें अपना विदेशी मंत्री होने के नाते साथ ही साथ क्या करना था दोस्तों? हमें ये तय करना था कि हमारा विदेश नीति कैसा होगा। तो इस बात की तैयारी पूरी तरह से कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमारा विदेश नीति कैसा होगा, क्योंकि अभी अभी हम गुलाम थे और आजाद हुए हैं। वैसी परिस्थिति में जब दुनिया इस समय दो ध्रुवों में बटी हुई थी, दो विचारधारा की लड़ाई पूरे विश्व में चल रही थी, जिसमें एक तरफ समाजवाद तो दूसरी तरफ पूंजीवाद अपना चल रहा था। एक तरफ अमेरिका नेतृत्व कर रहा था पूंजीवाद का बड़े बड़े संगठनों के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर नेतृत्व कर रहा था समाजवाद का। दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। भारत ने ना ही पूंजीवाद और ना ही साम्यवाद, दोनों में से किसी के भी नीति को नहीं अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चला, मिश्रित विचारधारा को लेकर के चला, जिसकी चर्चा हम आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब इसमें हम लोग को यही देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी विदेश नीति लेकर के हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर गुट निरपेक्षता की भी नीति एक लेकर आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन हम चलाते हैं, जो ना हम इस गुट में शामिल होंगे और ना इस गुट में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे विदेश नीति के जो हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका प्रिंसिपल कैसा रहा, सिद्धांत कैसा रहा। ठीक है, कहते हैं कि भारत की विदेश नीति का सिद्धांत, कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में? चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। ऐसा क्यों कहा गया? क्यों हम चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का इस्तेमाल दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो समय था जब भारत आजाद हुआ। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ साम्यवाद। दोनों के अपने अपने दबदबा बने हुए थे, और ऐसे परिस्थितियों में भारत का आजाद होना, दोनों ही गुट में से किसी के साथ शामिल ना होना, अपना गुट निरपेक्ष की नीति को लेकर के चलना। दुनिया में इस समय 3 तरह के देश थे। कोई देश खूब विकसित हो गया था, जिसे हम विकसित राष्ट्र कहते थे। कोई विकास की प्रक्रिया में आगे चल रहा था, जिसे विकासशील देश कहते थे। और जो अभी विकास नहीं कर पाया था, उसको हम लोग अल्प विकसित कहते थे, अर्थात तीसरी दुनिया कहते थे। पहली दुनिया पूंजीवाद, दूसरी दुनिया साम्यवाद और तीसरी दुनिया अल्प विकसित, यानी जो गुट निरपेक्ष थे। इनको लेकर के नेहरू जी ने एक गुट बनाया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। और ऐसे परिस्थितियों में दोनों के बीच से अपना सिद्धांत को तय कर रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं था, ये कोई साधारण बात नहीं था। वक्त आने पर पूंजीवाद साम्यवाद दोनों ही साथ था मेरे, हम किसी के साथ नहीं थे। ऐसे हम लेकर के अपनी चल रहे थे।
इसीलिए हमेशा चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आजाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बट चुका था। मैंने बताया ना, पूरा विश्व किस में बट चुका था? दो ध्रुवों में बट चुका था। एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद दो गुटों में बटा हुआ था। ऐसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति को तय किया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, प्रथम विदेश मंत्री भी थे। ये प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ऐसे में जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो और उस समय ये देश को संभाल करके आगे लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पे इनको सफलता मिलनी ही चाहिए। आगे दोस्तों आप कह रहा है कि भारत की विदेश नीति का सिद्धांत क्या था? ये क्वेश्चन आता है। उद्देश्य या भारतीय विदेश नीति पर नेहरू जी का प्रभाव, यानी तीन तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। पहला हमारा क्या आएगा? तो भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत क्या है। अगर सिद्धांत ना पूछ करके पूछ दे कि भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, या भारतीय विदेश नीति पर नेहरू जी का क्या प्रभाव था, इन तीनों ही परिस्थितियों में क्वेश्चन का उत्तर हमारा यही होगा। हम टोटल अपने विदेश नीति के तहत इसमें हम 13 से 14 सिद्धांत आपको बताएंगे, जो सिद्धांत हमारा देश ने अपनाया और उसी के मार्गदर्शन पर आगे भी बढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछली बार आपके मिड टर्म में, मतलब कहने का मतलब कि प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका था विदेश नीति के सिद्धांत। हो सकता है कि इस बार भी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में हो, या 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन पॉलिटिक आता है उसमें पूछ दे कि भारत के विदेश नीति के 2 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 5 सिद्धांत बताइए। पहला सिद्धांत हमारा क्या है कि हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। पहला भारत ने यही नीति अपनाया है कि हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, अर्थात भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध हमेशा से करते आ रहा है। क्या कर रहा है? हमेशा से ही इन दोनों का ही विरोध करता है। भारत साम्राज्यवाद के पक्ष में नहीं है और उपनिवेशवाद के भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रह चुके थे। लंबे संघर्ष के बाद हमको आजादी मिली थी, इसलिए हम इन दोनों ही चीजों के पक्ष में नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा है विदेश नीति का सिद्धांत, रंग भेद और नस्लवाद का हम विरोध करते हैं। यानी दुनिया में रंग भेद है, कहीं पर भी गोरे और काला, और नस्लों के लेकर के अगर कोई बात होता है तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? विरोध करते हैं इन चीजों का। ये हमारा एक सिद्धांत है। उसके बाद हम गुट निरपेक्षता की नीति लेकर चलते हैं, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। जब भारत आजाद हुआ उस समय शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार चल रहा था। शीत युद्ध का दोस्तों टाइम होता है 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध का समय था। जब सोवियत संघ का पतन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसी को शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध जो था वो 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया, यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ये भारत की गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण था। हालांकि दोस्तों मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से गुट निरपेक्षता की नीति को मैं समझाता कि गुट निरपेक्षता की नीति कब लाई गई, कब इसको स्थापना किया, किन किन देशों के सहयोग से ये बना था, कब इसका प्रथम सम्मेलन हुआ, कहां पर कैसे हुआ, आज क्या स्थिति है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि ये केवल विदेश नीति में गुट निरपेक्ष की बात की गई है। ये हमारे सिलेबस से जब पहले हम पॉलिटी पढ़ते थे तो इसको रखा गया था, अब इसे हटा दिया गया है, इसलिए इसके बारे में हम भी डिटेल आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसमें उतना ही बात कर रहे हैं जितना हमें जरूरत है। ठीक है, अब आता है किसी भी सैनिक गुट में हम शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया। अब हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट है कि पंचशील का सिद्धांत नीति,
ये नीति केवल भारत और चीन के बीच 1954 अप्रैल 1954 में समझौता हुई थी। इसको हम लोग पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात हमने कहा था कि 5 हमारा ऐसा मुद्दा होगा जिस मुद्दे पर ना मैं आपको हस्तक्षेप करूंगा और ना ही आप मुझे हस्तक्षेप करेंगे। बात समझ में आ गया? इन 5 मुद्दे पे एक दूसरे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदरवाइज हम पहले से भी जानते हैं हिंद चीनी भाई भाई का नतीजा था, भाई भाई का नारा था और भारत और चीन के बीच में ही पंचशील समझौता अपनाया गया था। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का, संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे। पहली बात इसमें कही गई कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हम आपके अंदर ना कोई जोड़ने का काम और ना ही कोई तोड़ने का काम करेंगे। हम आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट करने का काम करेंगे। ना ना ही भारत चाइना के क्षेत्रीय अखंडता के बारे में कुछ सोचेगा और ना ही चाइना हमारे अंदर हस्तक्षेप करेगा। ये पहला हमारा गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण था। दूसरा इसमें कहा गया था कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करेंगे। हम कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा हमारी बात थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारा पहला वादा रहेगा। और उसके बाद समानता और आपसी लाभ पर आधारित होगा, यानी हम समानता पे बात करेंगे और लाभ पर हमारा निर्भर होगा। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हम चर्चा करेंगे। हमेशा कोई भी बात होगा उसको शांतिपूर्वक बैठ करके हम उसे सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस प्रकार दोस्तों अप्रैल 1954 में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एन लाई के बीच में 1954 में एक समझौता होता है जिसे हम पंचशील का समझौता कहते हैं, जिसके अंतर्गत 5 चीजों को रखा गया है। इन 5 चीजों में ना हम आपके अंदर हस्तक्षेप करेंगे और ना हमको आप हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन इसी में एक मुद्दा ऐसा भी दोस्तों आता है जिसको लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद हो जाता है, जिसे हम तिब्बत मुद्दे का विवाद कहते हैं, जो मैंने आपको पहले इसको पढ़ा रखा है या आगे हमें पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा पांचवा सिद्धांत क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति का समर्थन करना। दोस्तों ये क्या है, शांति का समर्थन करना। याद रखिएगा भारत हमेशा शांति के समर्थन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिल करके शांति की बात करेगा। कभी हम अशांति की बात नहीं करते हैं। हम हमेशा दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए ही तत्पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 7वां सार्क में सहयोग करना। क्या करना, सार्क में सहयोग। सार्क जो हमारे दक्षिण एशिया देशों का एक समूह है, SAARC, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें टोटल 7 और अभी वर्तमान में 8 देश हैं। उन सब में हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोस्तों ये हमारा 7वां पॉइंट था। इसके अलावा दोस्तों आता है राष्ट्रीय हित की बात, 8वां पॉइंट। कभी भी हम अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही विदेश नीति तय करेंगे। भले हमने विदेश नीति में कह दिया है कि हम गुट निरपेक्ष नीति के तहत किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं हमारे अस्तित्व की बात आई, हमारे राष्ट्रीय हित की बात आई और किसी देश से दोस्ती करने का मौका मिला तो हम सबसे पहले दोस्ती करेंगे और दोस्ती के साथ ही क्या करेंगे, हम अपने राष्ट्र हित की बात करेंगे। यहाँ पे हम ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि हमारे लिए गुट निरपेक्षता कितना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए राष्ट्रीय हित सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी भी कोई देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही अपना विदेश नीति बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए भारत भी इसको ध्यान में रखकर ही बनाएगा। उसके बाद 9वां था साधनों की शुद्धता। हम अपनी गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए कभी भी गलत रास्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये साधनों की शुद्धता होता है,
यानी ऐसा नहीं है कि भारत गरीब है और अमीर बनने के लिए हम कोई गलत रास्ता अपना लेना, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे और ना हम कभी किसी दूसरे को करने देने का प्रयास देंगे। हम हमेशा शुद्धता की बात करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी विदेश नीति के तहत हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी को कहते हैं साधनों की शुद्धता, यानी मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ता सही हो, धोखा वाला ना हो। हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करेंगे, यानी हम चाहेंगे कि दुनिया से क्या हो जाए, हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। हम हमेशा इस बात का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। 11वां क्वेश्चन, तृतीय विश्व और विकासशील देशों का हम समर्थन करेंगे, यानी दुनिया में जो तृतीय देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनका हम क्या करेंगे, समर्थन करेंगे विकासशील देशों के साथ मिलकर के। फिर हमने एक तय किया था आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर विदेश नीति को तैयार करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित तौर पे आप मुझे एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके सामने एक लाल बटन आता है, सब्सक्राइब का 1 सेकंड का काम है, आप कर देंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको पूरा हमने विदेश नीति के सिद्धांत हमने दिया है, आप वीडियो स्टॉप कर करके आप इसे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतर तरीके से बना करके आप इसे अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो निश्चित तौर पे आप लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है आतंकवाद का हम विरोध करेंगे। 1980 के दशक में आतंकवाद का विकास होता है और भारत तो शुरू से ही आतंकवाद का शिकार रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हम आतंकवाद का शिकार नहीं रहे हैं। भारत शुरू से ही आतंकवाद का शिकार रहा है। स्वतंत्र परमाणु नीति हमारा है। हम शांतिपूर्ण विकास के लिए क्या करते हैं, परमाणु नीति का अपना प्रयोग किए हैं। परमाणु बम भी बनाते हैं, तो किसके लिए बनाते हैं, हम शांतिपूर्ण विकास के लिए हम परमाणु बम की बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपनी संप्रभुता, एकता एवं अखंडता तथा सुरक्षा की बात हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की बात कर रहे हैं, इसके तहत हम अपना विदेश नीति तय करेंगे, ठीक है दोस्तों। टोटल हमने आपको 15 चीजें बताई, जो हमने ये बताने का प्रयास किया कि भारत के विदेश नीति का क्या क्या सिद्धांत है। ये टोटल हमारा 15 विदेश नीति का सिद्धांत है और इसी के तहत हम लोग अपना विदेश नीति तय करते हैं। इसमें कुछ चीज ऐसा है जिस पर नेहरू जी का खास तरह के प्रभाव है, जैसे गुटनिरपेक्षता हो, जैसे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध हो, जैसे नस्लवाद का विरोध हो। ये सब चीजों का नेहरू जी खुद विरोध करते थे और कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे। और गुटनिरपेक्षता के साथ साथ आपका जो चीन के साथ हमारा संधि हुआ था, उसके भी नेहरू जी क्या थे, पक्ष में थे, ठीक है दोस्तों। अब आता है कि गुटनिरपेक्ष नीति यानी विदेश नीति का प्रमुख तत्व क्या है, क्या क्या हमारे वो तत्व हैं जिसके तहत हम अपना विदेश नीति तय करते हैं। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की थी। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक विकास क्या करना था, तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास की बात भी करनी थी। तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकृत किया। इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा, विरोधी खेमों का मतलब होता है कि जो शीत युद्ध में उस समय दोस्त क्या थे, शामिल थे, और जो लोग शामिल थे उन्हीं लोगों को तो खेमा कहेंगे। दो खेमा था कि नहीं, एक तरफ पूंजीवाद था और दूसरी तरफ क्या था, साम्यवाद था। एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ साम्यवाद, दोनों तरफ को लेकर के भारत चल रहा था। दोनों में किसी गुट को शामिल होने के लिए भारत प्रेरित नहीं था। विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो अमेरिका लेकर चल रहा था, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ लेकर चल रहा था, आदि से अपने को दूर रखा।
यानी हमने अपना जो विदेश नीति तैयार किया वो इन दोनों ही चीजों से बिल्कुल अलग हट करके हमने अपना तय करने का प्रयास किया। वही आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक एवं सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। मतलब हमने अपना विदेश नीति ऐसे तैयार किया कि हमारे दोनों ही हाथ में लड्डू थे, यानी हम चाह करके भी हमसे कोई नाराज नहीं था। अदरवाइज अमेरिका तो हमसे नाराज था, इस बात का कई दोष नहीं है कि हमसे अमेरिका नाराज नहीं था। आजादी के बाद जब हमने अपना विदेश नीति तय किया और पूंजीवादी रास्ते को छोड़ करके हम समाजवादी रास्ते पर गए, लेकिन जब जब जरूरत पड़ा इनडायरेक्टली अमेरिका ने हमारा साथ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि भारत जब भी कभी हो सकता है उधर छोड़ करके इधर हमारे साथ आ सकता है। और हमने कभी डायरेक्टली सोवियत संघ के साथ भी नहीं गए, लेकिन उसने भी हमारा मदद किया। हालांकि कई जगहों पर वो तटस्थ रहा। भारत और चीन के युद्ध 1962 में होता है, वहां पर सोवियत संघ तटस्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मित्र तो भारत भी था, उसका मित्र चाइना था, तो फिर दोनों ही मित्र थे तो किसको बोलेगा, दोनों तो अपने ही थे, इसलिए आपस में लड़ रहे थे। वो चुपचाप खड़ा हो गया। जरूरत पड़ा वहां पे हमारा ब्रिटेन ने मदद किया, इजराइल ने मदद किया, जो पूंजीवाद के समर्थन में थे। तो इसलिए तो कहते हैं कि भारत ने ऐसा विदेश नीति तय किया जिसमें उसके दोनों ही हाथ में लड्डू थे। कभी भी किसी भी गुट में जाकर के शामिल हो सकता था और किसी भी गुट में भी शामिल नहीं था। यहाँ तक कि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब पाकिस्तान का मदद अमेरिका कर रहा था तो उस वक्त भी रसिया ने हमारा साथ दिया, यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया। तो हम अपने देश हित में गुट निरपेक्षता की नीति को थोड़ी देर के लिए त्याग भी सकते हैं। एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश, जो नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे, के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थिति की संभावना को भांपते हुए भारत ने विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में, कहां पर? इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। एफ्रो एशियाई का मतलब होता है दोस्तों अफ्रीका और एशियाई देशों के बीच में। एशिया के जो देश थे विकसित और अल्प विकसित, यानी जो विकासशील देश थे और जो अल्प विकसित देश थे। एशिया में, अफ्रीका में भी जो विकासशील और अल्प विकसित थे, इन दोनों ही देशों ने मिल करके एक सम्मेलन किया और इसी सम्मेलन में एक आगे चल करके रणनीति हम तय करेंगे। सम्मेलन हुआ जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी और इसी का नींव कब पड़ा था? 1956 में हमने गुट निरपेक्ष नीति को रखा था, जिसका पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हो गया। इसकी स्थापना में तीन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो था कौन? इंडोनेशिया, एक भारत था, एक मिस्र था और एक कौन था? एक यूरोपीय देश में से आपको एक यूरोपीय देश था। 3 देश थे और 2 आदमी इसका समर्थन कर रहे थे। घाना कर रहा था और घाना के साथ साथ इंडोनेशिया भी समर्थन कर रहा था। तो गुट निरपेक्ष को स्थापित करने में 5 देशों का बहुत बड़ा योगदान था। अब आता है दोस्तों भारत और चीन का संबंध। भारत और चीन के बीच में कैसा रिलेशन है? क्या भारत और चीन के बीच में खराब रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? पृष्ठभूमि, दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमने दोस्तों यहाँ पे गुट निरपेक्ष की नीति को समझ लिया। दोनों ही देश क्या है? 2 क्वेश्चन देखिए कि गुट निरपेक्षता की नीति किन परिस्थितियों में कैसे तय हुई, ये एक क्वेश्चन। अब भारत के विदेश नीति का क्या सिद्धांत है, ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के विदेश नीति पर नेहरू जी का प्रभाव हमें कहां देखने को मिलता था, तो हम कई पॉइंट उसमें आपको इंडिकेट किए हैं, वो करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन किया। अब चौथा क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच के रिश्ते कैसे हैं? तो दोनों देश एशिया महाद्वीप में है, दोनों के पास विशाल भूभाग है तथा यह 2 बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया को कंट्रोल करने वाले भी हैं। संबंधों में प्राचीनता भी है, तो तुमने भूमिका देखा, बहुत प्राचीन संबंध हमारे यहाँ रहा है। बौद्ध धर्म विश्व में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है। चीन में यह सबसे ज्यादा विस्तारित भी है, लेकिन यह चीन में भारत से ही आया था। कहां से आया था? भारत से, क्योंकि बौद्ध धर्म का जनक, जिसे हम बुद्ध कहते हैं,
उनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में ही तो हुआ था। चीन के कई लेखक, इतिहासकार भारत आए और भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा। हमारा भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक हमारे रिश्ते हैं। अब भारत का समर्थन 1949 माने भारत ने चीन का कब कब समर्थन किया? तो जब 1949 में चीन में क्या हुई थी? साम्यवादी क्रांति हुई। क्या हुई? साम्यवादी क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। माओ के नेतृत्व में जब साम्यवादी क्रांति हुई, और जब वहां साम्यवादी क्रांति में साम्यवाद का जो सफलता मिला, तो सबसे पहले उस 49 में किसने समर्थन किया इसका? भारत ने साम्यवादी क्रांति हुई। भारत ने इसे तुरंत मान्यता दी तथा चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित भी किया। कई विशेषज्ञों का मानना था कि चीन के साथ संबंध बनाते हुए भारत को सतर्क रहना चाहिए। ये कई विशेषज्ञ था। भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी कहना था कि भारत के साथ संबंध बनाते हुए हमें देखना चाहिए चीन को, क्योंकि चीन की नीतियां कोई अस्थायी नहीं होती हैं और ना ही वो कभी किसी पे भरोसा करने लायक होता है। लेकिन हमने नेहरू जी की बात को सुनी, नेहरू जी ने भरोसा दिलाया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा। लेकिन चीन ने हमें धोखा दिया था 1962 में, जब हमारे वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि 1954 पंचशील समझौता। अप्रैल 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत आए और उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों में अपनी आस्था प्रकट की। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील सिद्धांत पर सहमति बनी थी और हस्ताक्षर हुए। दोस्तों मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया, ये 5 सिद्धांत हमने जस्ट अभी पीछे आपके साथ चर्चा किया था कि 5 क्या क्या सिद्धांत थे। एक दूसरे के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बचाए रखने का इसमें एक मौका दिया गया था। पंचशील समझौता पर भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन की ओर से चाउ इन लाई ने हस्ताक्षर किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बात को आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में अप्रैल के महीना में, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ इन लाई ने इस पर भाग लिया था। अब आता है भारत चीन के संबंधों में तनाव कहां से आता है? तो कई मुद्दे को लेकर के सबसे पहला मुद्दा है तिब्बत का मुद्दा। तिब्बत का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और चीन के बीच में रिश्ते को खराब करता है। भारत और चीन के बीच स्थित एक पठारी क्षेत्र है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे हम विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पामीर का पठार या विश्व का छत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला जाता है। यह दोनों शहरों के बीच बफर स्टेट का भी काम करता है। दोनों शहर मतलब उधर चाइना और इधर भारत, दोनों के बीच में। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था, ना तो भारत का और ना ही यह चीन के नियंत्रण में था। चीन ने नेहरू जी को आश्वासन दिया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र रहेगा तथा चीन को कि केंद्रीय सरकार तिब्बत के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों ने ही इस बात को माना था, लेकिन कुछ समय के बाद चीन धीरे धीरे तिब्बत की संस्कृति को कुचलने लगा और उसकी स्वायत्तता भी वास्तविक नहीं रहने दी। ऐसे में 1954 में पंचशील समझौते का चीन ने अर्थ निकाला था कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वहां पर आकर के तिब्बत में चीन ने उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे उनकी संस्कृति को नष्ट करने लगा, तो वहां पे बौद्धिस्टों को देखने वाले जो नेता थे जिनका नाम दलाई लामा था, वो दलाई लामा देखे कि चीन तो हमारे साथ गलत करने लगा। जबकि चीन और भारत ने दोनों ने इस बात को स्वीकार किया था पंचशील समझौता में कि तिब्बत एक स्वायत्त राष्ट्र है, स्वायत्त रहेगा, उसके आंतरिक मामलों में कोई आदमी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल तय थी। लेकिन हुआ क्या? हमने तो अपने घर आ गए, लेकिन चीन ने क्या करना शुरू कर दिया? धीरे धीरे अपने नागरिकों को तिब्बत में ले जाकर के बसाने लगा और वहां के
कल्चर को धीरे धीरे नष्ट करने लगा। इससे घबरा करके दलाई लामा वहां पे संघर्ष में उतर गए। संघर्ष भी हो गया, विद्रोह भी छिड़ गया। उसमें देखा कि चीन के समर्थकों ने इनको मारने लगे। तब जाकर के दलाई लामा वहां से निकल करके कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। और भारत में आते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के में आते हैं, धर्मशाला में। वहां पर हमसे बात करते हैं। अब हम अपने विदेश नीति के तहत अतिथि देवो भव, हमारा सिद्धांत है कि जो कोई आएगा तो उसे हम नकारेंगे नहीं। हमने उन्हें शरण दे दिया। चीन ने क्या कहा, चीन ने कहा कि आप पंचशील समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने कहा कि हम उल्लंघन कर रहे हैं, किस बात का जी? तो इसमें कहा गया है कि एक दूसरे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नुकसान नहीं पहुंचेंगे। और चूंकि तिब्बत हमारा है, हमारे राष्ट्रीय एकता में आता है, और आप चीन के नेता को अपने यहाँ शरण दे रहे हो, तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का क्या है, उल्लंघन है। भारत ने कहा कि कब, हम और आप तो एक ही साथ समझौता किए थे ना कि चीन एक स्वायत्त राष्ट्र होगा, उसमें ना आपका हस्तक्षेप होगा ना मेरा हस्तक्षेप होगा। चीन ने कहा कि नहीं, चीन मेरा, तिब्बत मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा। और इसी बात को लेकर के भारत और चीन के बीच में 1959 तक आते आते मामला बिगड़ गया। 54 से पंचशील हुआ, 57 में वहां पर चीन ने काम करना शुरू किया। 59 में हमारे यहाँ वो आए थे, हमने शरण दिया। चीन इसे बड़ा बुरा नजरिया से देखा, और 1962 में चीन ने इसी का बदला के साथ ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। यही मुद्दा था तिब्बत का, जो हमने आपको बड़ी ही संक्षेप में बताने का प्रयास किया। 1954 में पंचशील समझौते की चीन ने अर्थ निकाला था कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। 58 में तिब्बत की जनता ने चीन के आधिपत्य को लेकर विरोध किया, जिसे चीन की सेनाओं ने दबा दिया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 59 में, सब बताया मैंने, भारत की राजनीतिक शरण मांगी। भारत ने उन्हें शरण दिया, तथा जो तिब्बती नागरिक आए थे उन्हें भी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बसाया। दलाई लामा को भारत में शरण देने को चीन ने नकारात्मक नजरिए से देखा और भारत पर यह इल्जाम लगाया कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। हमने कहा भैया कौन सा आंतरिक मामला आपका है जिसमें मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं? उन्होंने कहा तिब्बत। हमें तिब्बत किसी के आंतरिक मामला नहीं है, तिब्बत एक स्वायत्त राष्ट्र है, और जो कोई भी व्यक्ति तिब्बत पर आक्रमण करेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। और इसी बात को लेकर चीन नाराज हुआ। यही था पहला भारत और चीन के बीच में तिब्बत को लेकर के विवाद का कारण। दूसरा हमारा आता है सीमा विवाद। चीन के साथ हमारा सीमाएं लगती हैं कई जगहों पर, उसको लेकर के विवाद है। 1962 में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के द्वारा चीन ने अक्साई चीन तथा नेफा बोलते थे पहले अरुणाचल प्रदेश को, नेपा का होता नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो उसका हो गया, आक्रमण किया। वर्तमान में चीन ने तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन भी बिछा दी है। हिमालय में काफी ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया है। बेस कैंप तक चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता है। यहाँ तक कि चीन अपनी सरकारी वेबसाइट पर कभी कभी अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र बताया है। उत्तराखंड, लद्दाख की सीमा पर चीन हस्तक्षेप करता रहता है। चीन ने पाक को 1965 और 1971 के युद्ध में भी क्या किया था, समर्थन किया। यहाँ तक कि परमाणु तथा मिसाइल तकनीक भी उसको दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में जिस हिसाब से हम 1949 के बाद चले थे कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ, ऐसा बहुत संबंध हमारा अच्छा बेहतर नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा हम व्यापार करते हैं उनके साथ, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते आज भी देखा जाए तो बहुत हद तक बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स की भाषा में तो बेहतर ही है, बेहतर माना जाता है। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी आज भी है, अंदरूनी मामलों पे कई बार विवाद होते रहता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, मैंने आपको इसमें विदेश नीति बताया, गुट निरपेक्षता की नीति कैसे तैयार हुई वो बात की, और भारत और चीन के बीच में क्या मुद्दे हैं विवाद का वो भी देखा। तिब्बत का मुद्दा हो, सीमा विवाद का मुद्दा हो, या पानी का मुद्दा हो,
जल का भी मुद्दा है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर के। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।